दैट। अच्छी बात है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, उसका एक टुकड़ा काट के आपको दिखाया हुआ है। हर कार्बन के इर्द-गिर्द देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसके इर्द-गिर्द देखिए ये टेट्राहेड्रल है। यहाँ देखिए तो ये वाले भी टेट्राहेड्रल है, घूम रहे हैं ठीक है, तो एकदम पकड़ पाना मुश्किल है। पर जिस भी कार्बन को देखेंगे उसके इर्द-गिर्द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही पाएंगे। अच्छी बात है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ पता है आपको, एक सिंगल बॉन्ड जितनी बॉन्ड लेंथ है, फाइन। थोड़ी और बातें, बिल्कुल। अगर आप इन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना चाहेंगे तो ये आसान नहीं है, इनफैक्ट ये काफी मुश्किल है, बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग है। डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑफ द नोन सब्सटेंसेस। ब्रह्मांड में से ताकतवर कोई बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड की ताकत की बात नहीं कर रहा, सॉलिड स्टेट में किसी सब्सटेंस को लें तो डायमंड सबसे कठोर सब्सटेंसेस में से गिना जाता है। कुछ डेकेड्स पहले तक तो सबसे कठोर ही डायमंड माना जाता था। दूसरे थोड़े बहुत मॉलिक्यूल लोगों ने खोज लिए हैं या ऐसे सब्सटेंसेस खोज लिए हैं जो कि थोड़े से और टफ माने जाते हैं, लेकिन मास स्केल पर जो उपलब्ध है, जिन लोगों को पता है, उनमें तो डायमंड ही वर्ल्ड या यूनिवर्स रिकॉर्ड होल्डर माना जाता है। ऐसा है, जी हाँ ऐसा है, ठीक है। मजे की बात यह है, आप देखिए अगर कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गए हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, कोई भी कार्बन खाली नहीं है। हाँ जी, इस वजह से डायमंड्स बिल्कुल 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 रत्ती भर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जी हाँ, डायमंड इज एन एक्सलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एक बहुत ही अद्भुत बात है, ध्यान रखना, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपने पढ़ा होगा। डायमंड दूसरे हाथ की ओर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट एट द सेम टाइम वेरी स्ट्रेंज फिनोमिना, इट इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट बहुत मजे से कंडक्ट करता है। आमतौर पर जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती वो हीट भी नहीं करती, एंड वाइस वर्सा। डायमंड इसलिए बड़ा अद्भुत है कि वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं करता, हीट बड़े मजे से कंडक्ट करता है। अच्छा, डायमंड हैज द हाईएस्ट नोन थर्मल कंडक्टिविटी। ओ माय गॉड। क्यों? क्योंकि वैसे तो देखिए इसको अप्रिशिएट करना थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, मुश्किल पड़ सकती है। तो आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक बॉल है, इसको आपने एक स्प्रिंग से जोड़ रखा है यहाँ, फिर इसको एक स्प्रिंग से जोड़ रखा है यहाँ, मतलब हर बॉन्ड को अगर आप एक स्प्रिंग की तरह कल्पना करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे देखिए ये एटम 1 2 3 4, और हर एक से फिर वही स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 है ना, यहाँ एटम से। तो ये मतलब बनाने में बहुत वक्त लगेगा, उसका महत्व भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर हल्का सा वाइब्रेशन लाऊं, क्यों, हीट हीट किया तो मतलब उसको एनर्जी दी, तो ये और वाइब्रेट करेगा, इसके कारण ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ये वाइब्रेट करेंगे तो ये भी करना शुरू कर देंगे, ये भी शुरू कर देंगे, ये भी शुरू कर देंगे, है ना। तो सब तरफ एनर्जी बहुत, क्योंकि बढ़िया 3D नेटवर्क सॉलिड है, एनर्जी बहुत वेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आप देखेंगे एनर्जी तो एफिशिएंटली ट्रांसफर कर देता है। थर्मल मोशन तीनों डायमेंशंस में एनर्जी खट 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 तेजी से फैला देते हैं, इस वजह से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होती है, और थर्मल कंडक्टिविटी क्योंकि सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा किसी की होती ही नहीं। इस टेस्ट को बहुत मजे से यूज किया जा सकता है नकली हीरे पहचानने में। अगर वास्तव में डायमंड है तो अगेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत पुअर होगी और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी। दोनों क्वांटिटीज बहुत ही मजे से मेजर करी जा सकती हैं, तो लोग बड़ा पसंद करते हैं कि हाँ अच्छा क्राइटेरिया है, ऐसे नाप लेंगे। ठीक है, कई आपने एड्स देखे होंगे, डायमंड्स आर फॉरएवर, है ना। तो आप देखें डायमंड्स सुविधा से तोड़े नहीं जा सकते, क्यों, बहुत कठोर होते हैं। अच्छा, हथौड़ी लेके फोड़ेंगे तो देखिए अगर बहुत छोटा सा पीस है, उसमें कुछ एजेस निकली हुई हैं तो डैमेज हो सकता है, ऐसा नहीं नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आ, बहुत मतलब ऑब्वियसली इट इज नॉट जस्ट ग्लास, जैसे कांच बहुत मजे से फोड़ा जा सकता है, डायमंड को आप ऐसे तोड़ नहीं सकते, कठोर होता है। अगर ढंग से काटा जाए तो बहुत सुंदरता से चमचमाता है, शाइन करता है, पारदर्शी होता है, क्लैरिटी होती है, रिफ्रैक्टिवनेस ज्यादा होता है। इन सब बातों के चलते डायमंड सबसे एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स के रूप में गिना जाता है। मतलब
डिपेंड करता है ऑफ कोर्स क्वालिटी पर, क्लैरिटी पर, लेकिन सबसे महंगे अगर कोई जेमस्टोन्स आते हैं तो डायमंड्स आते हैं। तो ये एक बड़ा मजेदार ज्वेलरी में इसका यूज होता है। ऑफ आपको पता ही है, बट फिर भी अगेन इट्स नॉट वर्थ स्किपिंग। डायमंड्स के यूजेस क्या क्या हैं? जेम्स के तौर पर तो यूज होता ही, हाँ जी। इसके अलावा इसके अलावा मत भूलिएगा डायमंड्स बहुत कठोर होते हैं। अच्छा, ये एब्रेसिव्स के तौर पे काम में आते हैं। एब्रेसिव्स क्यों? अगर बहुत कठोर टूल्स हैं, जैसे अब टंगस्टन स्टील है या क्रोम स्टील है, ये बहुत कठोर स्टील्स होते हैं। अगर आप इनमें धार चढ़ाना चाहेंगे तो इससे भी कठोर कोई चीज चाहिएगी, तो फिर आपको डायमंड के ऐसे पॉलिशिंग के वो टूल्स मिलते हैं जिनकी वजह से, जिनकी मदद से आप इनके ऊपर धार चढ़ा सकते हैं, इनको शार्प कर सकते हैं। अच्छा, एक और मजेदार यूज बताऊं, ये स्टोन कटिंग में काम में आते हैं। व्हाट? जी हाँ। जैसे हम तो कोटा से हैं, और कोटा राजस्थान की एक जगह है। यहाँ पर राजस्थान में इन जनरल, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, बहुत सारा मार्बल निकलता है। अच्छा, कोटा में भी एक पत्थर निकलता है ग्रीनिश कलर का, है कैल्शियम कार्बोनेट ही, और चूंकि उसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश होता है तो उसे कोटा स्टोन कहते हैं। अच्छा, और आई रिमेम्बर, जैसे मेरे एक पड़ोसी हैं, एक छोटा सा किस्सा एक मिनट में सुना देता हूँ, मजा आएगा आपको। मेरे एक पड़ोसी हैं, है ना, और उनकी कोटा स्टोन की फैक्ट्री है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक केमिकल, या उन्होंने rather एक मैकेनिकल प्रोसेस नई बनाई थी किसी तरह से, और उनका इंटरेस्ट था कि मैं उसको देखूं। तो ऐसे एक बार मुझे दिखाने ले गए थे, क्या ये देखिए मित्तल साहब, आप एक चीज बढ़िया करेंगे। पर देखा मुझे, मतलब उन्होंने बताया कि हमारे पास डायमंड कटर्स होते हैं जिससे हम स्टोन को काटते हैं। ह्यूज ब्लॉक्स होते हैं स्टोन के, छोटे मोटे नहीं, बहुत कई कई टन के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं जिनको बड़े बड़े कटर्स में डाल डाल के काटा जाता है। तो डायमंड कटर्स से मेरे मन में जो कल्पना थी, तो सुदर्शन चक्र जैसी कोई चीज होगी, जिसमें एकदम चमचमाते हुए हीरे लगे होंगे और खच 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 पत्थर को काटती चलती होगी। और जब मैं उनकी फैक्ट्री पे गया तो हम दिखाए बड़े उत्साह के साथ कि देखिए ये है डायमंड कटर्स। मैंने देखा कि वो मेटल की प्लेट्स थी, और बिल्कुल काली काली डल सी लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा कि, तो मेरा रिएक्शन उन्होंने देखा, क्योंकि मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी थी डायमंड कटर्स देखने की, कि मुझे, मेरे कल्पना में तो वही था कि एकदम चमचमाते हुए हीरे लगे होंगे, कोई बहुत दिव्य सुदर्शन चक्र जैसा कुछ दिख रहा होगा। कुछ भी नहीं था ऐसा, सिंपल एक डल सा कटर था, और उनका दावा था कि उस पर डायमंड्स लगे हैं। वो समझ गए मेरी बात। मैं कह रही, ये कोई जेम ग्रेड डायमंड थोड़े होते हैं, ये तो रफ डायमंड्स होते हैं, जो कि थोड़े से इम्प्योर भी होते हैं, ब्लैक डायमंड्स बोल देते हैं हम इनको। और ये भी काफी कठोर होते हैं, और ये कटिंग के काम आ जाते हैं। अगर ये व्हाइट और वैसी क्रिस्टलाइन होते हैं, जैसा वो नॉर्मली वो ज्वेलरी शॉप्स में होते हैं, तो फिर वो ज्वेलरी में चले जाते हैं, वो अच्छे डायमंड्स वहां चलते हैं। अपने यहाँ तो ये थोड़े से अशुद्ध डायमंड काम में आ जाते हैं। आप देखिए, मनुष्य ने हर चीज का यूज खोज लिया है। प्योर डायमंड्स हैं तो सजावट में काम आ जाते हैं, अशुद्ध हैं तो कटिंग में भी काम आ जाते हैं, काम तो आ ही जाते हैं। तो कई यूजेस हैं डायमंड्स के, देखिए आप। राइट। बल्ब के फिलामेंट्स बनाने का एक यूज लिखा हुआ है कि टंगस्टन के महीन महीन फिलामेंट्स बनते थे इससे। अच्छा है, लेकिन आजकल तो एलईडी बल्ब्स आ गए हैं, तो उसका यूज अब बहुत कम भी हो गया है, और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, डायमंड्स की आपने बातें सुनी, आइए अब बातें करते हैं उसकी जिसको आप बचपन से जानते हैं। बचपन से हम ग्रेफाइट को जानते हैं, जी हाँ। जब आपने पेंसिल से लिखना सीखा, तो पेंसिल की लेड कहते हैं जिससे आप, वो लेड नहीं, वास्तव में ग्रेफाइट होता है। अच्छा, ये ग्रेफाइट है, जी हाँ। कैसे बनाते हैं ग्रेफाइट? कई तरीके हैं। वेल, आप देखें क्या किया है। अगर आपको काफी एकदम शुद्ध अवस्था में ग्रेफाइट चाहिए, तो कोयले ले लिया आपने, हाँ जी, और कोयलों के साथ सिलिका को गर्म कर लिया। कोयला एक अशुद्ध फॉर्म है वैसे किसका, आप कह सकते हैं कार्बन का। सिलिका मिट्टी या सैंड, सैंड को लिया, खूब 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 गर्म किया, कार्बन सीओ बना के उड़ जाता है, और बनता है सिक। सिक, डोंट बी सिक, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। झाड़ पोंछ के साफ साफ कर लिया, ठंडा कर लिया, सफाई कर दी, कचरा हटा दिया, राख वाख हटा दी, सिलिकॉन कार्बाइड आपके पास आ गया। अब इस सिलिकॉन कार्बाइड को अगर आप थोड़ा बहुत नहीं, 2500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, अरे पागल, क्या क्या समझ सकता है, 2500 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म करें, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड के, कार्बन इवेपोरेट हो जाता है। ओ माय गॉड। और इनफैक्ट कार्बन तो नहीं,
सिलिकॉन उड़ जाए। क्यों? क्योंकि SI बॉन्ड्स और SiC बॉन्ड्स और CC बॉन्ड्स, ये तीन चीजों की तुलना करिए, स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग होगा CC, छोटा एटम है, फिर CSI थोड़ा बड़ा बॉन्ड है, फिर साइन। सिलिकॉन कार्बाइड में कार्बन और सिलिकॉन के बॉन्ड हैं। अगर 2500 डिग्री पर ये टूट गए तो सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड तो पक्का टूट जाएंगे, तो सिलिकॉन गैस बन के उड़ जाएगा। हाँ जी। पर कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स नहीं टूटते। अच्छा, तो कार्बन रह जाता है, सिलिकॉन उड़ जाता है, और लोग मजे से ग्रेफाइट बना लेते हैं ऐसे। और ये 1600 डिग्री पर तो डायमंड बन जाया करते थे, 50,000 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी था, यहाँ पे नहीं है इसलिए। राइट। चलो, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बड़ा मजेदार होता है। ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर व्हिच आर हेल्ड बाय वॉन वॉल्स फोर्सेस, और डिस्टेंस लेयर्स के बीच में काफी होता है। कितना? 340 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन बॉन्ड 154 पिकोमीटर था, अगर आपको याद हो, सिंगल बॉन्ड जो था उसके डबल से भी ज्यादा डिस्टेंस है। तो बस वो कोई बॉन्ड नहीं है, एक सस्ते किस्म का बॉन्ड वॉल्स फोर्सेस का अट्रैक्शन है। अच्छा, तो लेयर बनी कैसे होती है? ग्रेफाइट की हर लेयर कहलाती है ग्रेफीन। क्या क्या क्या? ग्रेफाइट की हर लेयर ऐसे ऐसे हेक्सागोनल लेयर्स। अच्छा, ऐसे, जी हाँ, इनफाइनाइट लेयर्स हैं, चलती जाएंगी ऐसे 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 ऐसे। ओके। और और एक के ऊपर एक लेयर 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 ऐसे ही चलती जाएगी। अरे वाह, ये तो मजेदार है, बिल्कुल मजेदार है ना? आप देखते हैं, इस तरह से लेयर्स हैं। आप देखिए, ग्रेफाइट की लेयर है, हेक्सागोनल लेयर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको, और एक दो तीन लेयर्स यहां दिख रही हैं। हर लेयर कहलाती है ग्रेफीन। अच्छा, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे 340 पिकोमीटर, मतलब दे आर क्वाइट डिस्टेंट। ठीक है, हल्का हल्का इंट्रैक्शन है, पर है। कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर रिंग में देखेंगे तो वो 141.5 पिकोमीटर ही है। अच्छा, सीसी बॉन्ड डायमंड्स में कितना था? वो 154 पिकोमीटर था। और ग्रेफाइट में कितना है? 141.5। छोटे हैं बॉन्ड्स, ग्रेफाइट के बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्या बात कर रहे हो? पर ग्रेफाइट तो सॉफ्ट होता है, हाँ, पर बॉन्ड तो ज्यादा अच्छे, डायमंड से भी अच्छे बॉन्ड है इसके, एक लेयर में। पर दोनों लेयर्स, तीनों लेयर्स लेयर्स और स्लिप मार जाती है एक दूसरे के ऊपर, उनके तो बॉन्ड्स बड़े वीक हैं। इस वजह से ग्रेफाइट की कोई इज्जत रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि लेयर स्लिप कर गए तो बॉन्ड तो टूट गया, बात खत्म हो गई। आपने लेयर तोड़ने की कसम थोड़ी खाई थी, आपने तो ग्रेफाइट तोड़ना था, टूट गया, सॉफ्ट हो गया। इसके चलते ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, यद्यपि उसमें जो कार्बन कार्बन प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इसके बावजूद। अच्छा, each carbon in the hexagonal ring makes 3 sigma bonds and fourth electron forms a pi bond. है? हाँ, देखो ना, ऐसे ये स्ट्रक्चर बनाया था हमने। अगर आप ढंग से देखोगे, हर कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं? एक, दो, डबल बॉन्ड नहीं है, खाली हाईलाइट कर रहा हूं बॉन्ड। एक, दो और तीन, तीन बॉन्ड्स। हाँ, तीन ही तो हैं। और और अगर आप देखेंगे, चौथा तो पाई बॉन्ड होगा। क्या बात कर रहे हो, पाई बॉन्ड होगा? हाँ, हर एक के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। क्या 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 कर रहे हो? ये सब अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बना रहा हूं बाबू, ऐसे देखिए। ये तो आधी बनाई है, तो आधी और बना देता हूं इस तरह से। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ, सच तो ये महा कॉन्जुगेशन में लीन रहती है, एकदम डिलोकलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन डिंग 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 सब जगह जा सकते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि मस्त कॉन्जुगेटेड है। अच्छा, अरे वाह, तो इलेक्ट्रॉन पूरी ग्रेफीन शीट पर घूम सकते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन पैरेलल टू ग्रेफीन शीट आराम से घूम सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ऐसे 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 देखिए, है ना? ये सब आपस में ओवरलैप करते हैं, हर तरह की ओवरलैप है। तो 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। जी हाँ, 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। प्रत्येक कार्बन एटम, हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन एटम का है sp2 न कि sp3। तो इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो गए प्लेन पे, तो उसका मतलब वो उस प्लेन पर दौड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेन पर बिल्कुल दौड़ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं उस प्लेन पर, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि, हाँ हाँ बोलो बोलो, तो हम कहेंगे
कि it is a good conductor of electricity if you consider the plane parallel to the plane of graphene sheet. अच्छा, ऐसा है जी हाँ, ऐसा है। ये तो हम स्ट्रक्चर देख ही चुके थे। यूजेस क्या आते हैं? अब आप देखें कई सारे यूजेस हैं। पहली बात तो ग्रेफाइट को ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं। कैसे? पानी या कोई इसमें दूसरा सॉल्वेंट तो होता नहीं है, ग्रेफाइट का पाउडर ले लीजिए आप। हाँ जी। और अगर आप उसको कहीं लगा दीजिए तो आप देखेंगे ग्रेफाइट, तो छोटे बच्चे भी करते हैं कि पेंसिल को अगर उन्होंने हल्का हल्का ब्लेड से घिसा, पाउडर सा निकलता है, उसको आप टच करके देखिए बड़ा सॉफ्ट सा होता है। हाँ जी। तो ग्रेफाइट पाउडर भी काफी सॉफ्ट होता है, वो लेयर्स मजे से टूट जाती हैं। ग्रेफाइट पाउडर काफी मजे से स्लिप कर जाता है एक दूसरे पर, इस वजह से वो काफी स्लिपरी और सॉफ्ट होता है। वो इन जनरल लुब्रिकेशन के भी काम में आता है। अच्छा, हैवी ड्यूटी मशीन्स जो होती हैं, वहां पर आप ग्रीस या लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जहां पर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। या जैसे जैसे वो गाढ़े गाढ़े अगर तेल है या ऑयल, जैसे ग्रीस है, वो काफी गाढ़ी लगती है, पर आप उसे हीट कर देंगे तो वो पतली हो जाएगी, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और वो फ्रिक्शन को उतने अच्छे से नहीं रोक पाएगी। ग्रेफाइट मस्त काम करता है। हाई टेम्परेचर पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑयल हाई टेम्परेचर पर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने लगते हैं ऑयल के, और वो लुब्रिकेंट्स का काम अच्छे से नहीं कर पाता, उल्टी खराब हो जाता है। ग्रेफाइट में कुछ टूटना टाटना है ही नहीं। 4000 डिग्री के ऊपर होता है उसका सब्लिमेशन पॉइंट, मेल्ट वेल्ट करता नहीं है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो बहुत मस्त से अपना काम करता रहता है। तो इट्स अ हाई टेम्परेचर ड्राई लुब्रिकेंट। अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रॉन्स जो ग्रेफाइट के हैं वो डिलोकलाइज्ड होते हैं पूरी ग्रेफीन शीट पर। इस वजह से ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इफ यू कंसीडर द प्लेन पैरेलल टू दैट ऑफ द ग्रेफीन शीट। बिल्कुल। एक चीज और, डायमंड्स में बड़ा मजेदार था। डायमंड्स बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते थे, ग्रेफाइट मजे से कर लेता है। डायमंड्स हीट बड़ी मस्त कंडक्ट करते थे, ग्रेफाइट हीट कंडक्ट नहीं करता। इट इज अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। अरे कैसे उल्टे पुल्टे हैं? ये ऐसे ही है, ये उल्टे हैं प्रॉपर्टीज में इस मामले में। यही नहीं, अब डायमंड और ग्रेफाइट जब दोनों के बारे में आप जान गए तो आपके मन में एक जिज्ञासा भी हो सकती है, क्या ज्यादा स्टेबल कौन है, ग्रेफाइट या डायमंड? जैसे हम बोलते हैं बच्चे कूद पड़ते हैं डायमंड ज्यादा स्टेबल है। क्यों? उन्हें डायमंड्स पसंद है। ध्यान रखना, प्रकृति में जो सहज है, जो आराम से उपलब्ध है, अक्सर वही ज्यादा स्टेबल निकलता है। कौन ज्यादा स्टेबल है? प्रकृति में ग्रेफाइट काफी मिल जाता है। ग्रेफाइट इज मच मोर स्टेबल देन डायमंड। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ग्रेफाइट इज मच मोर स्टेबल देन डायमंड। इंसिडेंटली, मजे की बात है, ग्रेफ जो ज्यादा स्टेबल होता है आमतौर पर वो कम रिएक्टिव होता है। यहां पर उल्टा है, ग्रेफाइट स्टेबल भी ज्यादा है और इंटरेस्टिंगली वो रिएक्टिव भी ज्यादा है। स्टेबल ज्यादा क्यों है? उसके बॉन्ड्स अच्छे बन जाते हैं इसलिए। sp2 हाइब्रिड है, बॉन्ड्स पक्के बनेंगे, थोड़े से स्ट्रॉन्गर बनेंगे, एक्सेट्रा है ना। और ज्यादा रिएक्टिव कैसे है? शीट्स मजे से टूट जाती हैं तो कुछ रिएक्शंस वहां पर हो सकते हैं। जबकि डायमंड्स में तो 3D नेटवर्क है, तो काइनेटिकली भी इनर्ट है। काइनेटिकली मतलब उसका रिएक्शन चालू ही नहीं होता, बॉन्ड्स टूटना शुरू ही नहीं करते, क्योंकि सारे के सारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इसलिए। तो इसीलिए ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, यस, एंड इट इज मोर रिएक्टिव आल्सो एज कंपेयर टू डायमंड। दो अलग चीजें हैं और दोनों प्रॉपर्टी होती हैं ग्रेफाइट में एज कंपेयर टू डायमंड। ठीक है। फाइनली बात हो रही है फुलरीन्स। क्या है फुलरीन्स? बड़ी टकोरी चीजें हैं। अगर ग्रेफाइट को, वैसे बड़ा स्टाइलिश तरीका बताया फुलरीन बनाने का, बन जाएगा, इससे मना नहीं कर रहे, आप चाहें तो दूसरा तरीका बता दूंगा। Heating graphite in an electrical arc in the presence of inert gases like helium or argon can result in formation of fullerenes. हैं? ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल आर्क पार्क के टोट के बच्चों को एक बार समझ में नहीं आती है ना। मैं आपको बताता हूँ। एक डब्बा लीजिए। डब्बा, हम तो खुद ही एक डब्बा है। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल डब्बे की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक डब्बा लिया, उसके अंदर उसको एयरवेयर निकाल दीजिए और कोई उसमें इनर्ट गैस भर दीजिए, जैसे आर्क, जो मिल जाए आपको। डब्बा बढ़िया बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें दो आप रॉड्स डालिए। किसकी रॉड्स डालिए? ग्रेफाइट रॉड्स डाल दीजिए, कार्बन की।
और यहां पे आप देखें, उनमें बहुत तगड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, बहुत मतलब बहुत हजारों वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, तो यानी कि इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो इसके बीच में बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो जाएगी। हाँ जी, पता है, अगर आप दो लाइव वायर्स को जिनमें करंट चल रहा हो, ऐसे वायर्स को पास पास लाओगे, स्पार्किंग या धमाका हो जाता है। याद है आपको? हाँ जी। अब उसमें तो क्या होता है, स्पार्किंग जब होती है तो कॉपर का वायर है पिघल जाता है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है तो स्पार्किंग बस होकर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि वो पास पास रहे नहीं, वो स्पार्किंग होगी नहीं। ग्रेफाइट की रॉड्स पिघलने वाली तो है नहीं, है ना, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर आप उन्हें पास पास लाएं तो उनमें भी स्पार्किंग हो। और चूंकि पिघलेंगे नहीं, अगर आप उन्हें थोड़े से डिस्टेंस पर रख देंगे तो स्पार्किंग लगातार होती रहेगी, और लगातार जब होती रहेगी तो बकायदा आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जंप करना शुरू करेगी हवा के थ्रू। तो यहाँ पर एक बहुत भयानक चीज बन जाएगी, लगातार सस्टेन्ड स्पार्किंग हो रही है, लगातार स्पार्किंग हो रही है, रुक ही नहीं रही। लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क बन गया, इलेक्ट्रिक आर्क बन गया। गजब। और क्या हो रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो जंप मार के उल्टी तरफ जाने लगता है। भयानक है जी हाँ, भयानक है। और इसमें मनमान हीट निकलती है, क्योंकि एयर की या आर्गन जो हवा है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उसके थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है तो टेम्परेचर पागलों की तरह बढ़ जाएंगे, इतने 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 बढ़ जाएंगे कि ग्रेफाइट सब्लाइम कर जाएगा, उड़ जाएगा। जी हाँ, उड़ जाएगा। और उड़कर थोड़ा बहुत जब ठंडा होगा तो बाहर चिपक जाएगा। और पता है, जब वो ठंडा होकर चिपकेगा तो किस रूप में चिपकेगा? वो C60 के मॉलिक्यूल्स बना के चिपक जाता है। अच्छा, ऐसे फुलरिंग्स बनती हैं? जी हाँ, ऐसे फुलरिंग्स बनती हैं। फुलरिंग्स को बनाने का एक और स्रोत भी है जो यहाँ लिखा तो नहीं, पर आपको बता देता हूँ। क्या आप परिचित हैं उससे? क्यों? कभी ना कभी आपने उसको देखा है और शायद यूज भी किया हो। कैसे? क्या आपने कभी काजल बनाया है? काजल? हाँ हाँ, वो तो आंखों में लगाते हैं। जी हाँ, जिस छोटे बच्चों को आंखों में अक्सर काजल वाजल लगाया करते हैं ना। आप दीपक जलाइए, हाँ जी, और उसमें थोड़ी सी बत्ती ऐसी बनाइए जिसमें खूब धुआं निकल रहा हो। ठीक है, अक्सर लोग जैसे देशी घी का, बादाम के तेल के दीपक जलाते हैं और उससे जो है वो काजल बनाते हैं। तो स्पेशली जो छोटे बच्चों को लगाना होता है, भारत में एक बहुत कॉमन सा काम है, अक्सर पेरेंट्स करते हैं। तो जो काजल बनता है, इकट्ठा कर लिया उससे, और वैसे तो काजल में लगाते ही हैं। आपको फुलरीन्स चाहिए तो आप एक काम करो, काजल जिसको अंग्रेज लैम्प ब्लैक भी बोल देते हैं कभी कभी, इसको आप बेंजीन में खोलो, उसको शेक करो बेंजीन के साथ। कुछ हिस्सा जो उसका है वो तो बेंजीन में घुलेगा ही नहीं, छोड़ दो उसे। बेंजीन में कुछ अंश घुल जाएगा जो आपको एक ब्राउनिश सोल्यूशन दे देगा। अच्छा, बस उसको रख लो, खुला छोड़ दो, बेंजीन उड़ जाएगी, और जो ब्लैक ब्लैक पाउडर बचेगा वो क्या होगा? वो और कुछ नहीं, वो C60 होगा। वो भी फुलरीन्स हैं। जी हाँ, वो भी फुलरीन्स ही हैं। शानदार है ये। जी हाँ, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बेइंतहा खूबसूरत स्ट्रक्चर। आप देखिए, बहुत ही रहस्यमय। हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं, लेकिन वो प्लेनार होने की बजाय हल्का सा गोल है, हल्की सी उसमें कर्वेचर आ जाती है, एक स्फेरिसिटी आ जाती है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने फुलरीन्स की शान में बड़े सारे कसीदे पढ़े, तो बड़ी तारीफ करी कि फुलरीन्स ऐसी हैं वैसी हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि फुलरीन्स कार्बन की अकेली ऐसी चीज फॉर्म है जो बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है। क्यों? ग्रेफाइट और डायमंड में क्या खोट है कि वो प्योर नहीं है? क्यों? अगर आप डायमंड का स्ट्रक्चर या ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो हमने कहा है इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है। मतलब कार्बन की जैसे अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो ऐसे बन रहे हैं, और चारों दिशाओं में बन रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, वैसे तो बड़ा मजा आ रहा था, बड़े खुश थे सब लोग। अच्छी बात है ना? ऐसा चल रहा था। तो ये तो उस कार्बन की कहानी है जो डायमंड में बीच में है। अगर कोई डायमंड की सरफेस पर है तो कोई ना कोई एटम तो सरफेस पर होगा। तो अंदर की तरफ तो उसने बॉन्ड बना लिए, ठीक है, समझ में आ गया। पर बाहर, क्योंकि अगर वो सरफेस पर ही है तो बाहर तो वो बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन के साथ, बाहर कार्बन है ही नहीं, क्योंकि अगर बाहर कार्बन होता तो ये कार्बन सरफेस पे ना होता।
राइट। तो इसका मतलब उसकी एक ना एक वैलेंसी तो मारी जाएगी, मतलब अतृप्त रहेगा वो, और वो कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन की तो बाउंड्री आ गई, तो या तो वो किसी को पुकार पुकार के बुलाए और अपने पास बिठा ले, किसी दूसरी लावारिस चीज से बॉन्ड बना ले, कुछ तो होगा। इस तरह के जिनके इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी बाउंड्री पर उनकी बाउंड्री पर किसी भी तरह से वो स्ट्रक्चर नहीं हो सकता जो अंदर मास में है। तो अंदर तो पूरा बढ़िया मस्त कार्बन कार्बन सब जगह है, बाउंड्री पर अगर आप देखेंगे तो कुछ बॉन्ड्स ऐसे बच जाएंगे बेचारे, जिनकी वैलेंसीज या जिनको ढंग से बनाया ही नहीं गया, या कुछ एट सरफेस के जितने भी एटम्स हैं, ग्रेफाइट के डायमंड के सरफेस पर जितने भी एटम्स हैं, ये संभव ही नहीं है कि उन्होंने चारों बॉन्ड बना रखे। क्यों? कहां से बनाएंगे, बाहर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो लोग उन्हें बोल देते हैं लावारिस हैं, डैंगलिंग बॉन्ड्स हैं। डैंगलिंग मतलब ऐसी लटकते हुए, लावारिस या कोई मतलब जिनका कोई धनी दोरी नहीं है, जो एक्चुअली बॉन्ड बने ही नहीं। होता क्या है, कई बार क्या होता है कि हवा से O2 का मॉलिक्यूल मिला के बिठा लिया, कभी N2 का बिठा लिया। अब खुद के बॉन्ड है नहीं तो कोई इज्जत तो होती नहीं, O2 थोड़ी देर बैठ के उड़ जाती है कि अच्छा ठीक है, नहीं बैठना हम चाह रहे हैं। कहते हैं, और नाइट्रोजन तुम आ जाओ, बैठ जाओ। हल्का हल्का अट्रैक्शन उसके साथ हो जाता है। तो ये एक आप कह सकते हो कि प्योरिटी थोड़ी सी लूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली अगर देखें, वैसे तो इनफाइनाइट कार्बन में थोड़ा बहुत बाउंड्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी अगर माथी आ जाए कि नहीं, कार्बन के साथ कुछ तो बहुत जरा से ही, पर कुछ तो बाहर वाली चीजें आएंगी, आएंगी डायमंड्स और ग्रेफाइट में। फुलरीन बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है, उसकी सारी वैलेंसीज तृप्त हैं, उसे किसी को बुलाने की, किसी को बिठाने की कोई नीड नहीं है। इसलिए हमने कहा ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कभी कभी लोग इनको बोल देते हैं। ठीक है, गोल मॉलिक्यूल है, पिंजड़े जैसे हैं। अगर ये पिंजड़ा जब बन रहा है और उसके अंदर कोई एटम फंस गया, तो जैसे पोटेशियम एटम्स कभी कभी लोग अंदर डाल देते हैं, ये करके वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टर्स बनाने की कोशिश करी थी और बना भी डाले थे। अच्छा, तो शेप जो है, ये इसका एक सॉकर बॉल जैसा शेप है, और नाम भी बड़ा प्यारा है, बकमिंस्टर फुलरीन बोल देते हैं लोग इसे। बकमिंस्टर जी, एक बकमिंस्टर फुलर जो है, फुलर महाराज एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ऐसा डोम बनाया था। एक मतलब अमेरिका में एक डोम बनाया था इन्होंने, किसी सॉकर फील्ड के लिए। तो लोगों को बड़ा मजा आया देखकर, लोगों ने कहा अच्छा अच्छा। उन्होंने तो अपनी अपनी समझ से उन्होंने फुटबॉल के शेप का डोम वोम बनाकर बड़ी ख्याति अर्जित करी, बड़ा मशहूर हुआ उन दिनों। उन्हीं दिनों एक खोजा गया, तो बस उन्होंने कहा, तो उस डोम जैसा ही दिख रहा है, तो उसका भी नाम बकमिंस्टर फुलरीन रख दिया गया। बकमिंस्टर फुलर थे, आर्किटेक्ट या वैज्ञानिक नहीं थे, और फुलर महाराज के ही नाम पर पड़ गई फुलरीन। मजेदार है। ठीक है, थोड़ी डिटेल्स। फुलरीन्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, खास बात देखें, एक बार फिर मैं मॉलिक्यूल ला रहा हूं आपके सामने। रिंग्स हैं इसमें, हाँ। क्या सारे 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं? नहीं। क्या सारे 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं? नहीं। क्या आपको इसमें 4 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, 3 मेंबर्ड या 7 मेंबर्ड रिंग दिख रहे हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं आप हमें। अरे आंखें खोल के देख लो ना, तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर है, क्या दिख नहीं रहा है कितना है, कि इसमें क्या क्या दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स दिख जाएंगे। हाँ, ये तो दिख रहे हैं। 4 नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे हैं क्योंकि है ही नहीं। अच्छा अच्छा, और 3, न 3 न 7 कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें 2 तरह के रिंग्स हैं, या तो 5 मेंबर्ड हैं या 6 मेंबर्ड। अच्छा, कुछ और भी है जी। हर 5 मेंबर्ड रिंग घिरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से। हर 5 मेंबर्ड रिंग घिरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से। पेंटागन है, उसके इर्द गिर्द सिर्फ हेक्सागन्स है सारे, ऐसा स्ट्रक्चर है। अच्छा, लेकिन हर हेक्सागन 6 मेंबर्ड रिंग घिरा हुआ है किससे? हेक्सागन, देन पेंटागन, हेक्सागन, देन पेंटागन, हेक्सागन, देन पेंटागन। HP 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 ऑल्टरनेट हेक्सागन्स और पेंटागन से गिरा है हर 6 मेंबर्ड रिंग। लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग किसी दूसरे 5 मेंबर्ड रिंग के साथ कोई एज शेयर नहीं करता, वो सिर्फ हेक्सागन से ही गिरा है। एक बार इस स्ट्रक्चर में नोटिस कीजिए आप।
ध्यान से देखिए, थोड़ी देर आपको देखना पड़ सकता है। हर पेंटागन के इर्द गिर्द हैं 5 हेक्सागन। पेंटागन जब आपके सामने से गुजरे, ध्यान से देखिए, हर पेंटागन के इर्द गिर्द हैं 5 हेक्सागन, जो उसके साथ कॉमन है। देखते जाइए आप, स्ट्रक्चर है आपकी आंखों के सामने, ध्यान से देखिए, इसको मेरी और मत देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए। हर पेंटागन के इर्द गिर्द हैं 5 हेक्सागन। अच्छा, लेकिन हर हेक्सागन के इर्द गिर्द देखिए हेक्सापेंटा 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 ऐसा दिख जाएगा। ध्यान से देखिए, कोई भी एक हेक्सा, फिर बाजू में पेंटा, फिर हेक्सा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, फिर पेंटा, इस तरह से दिखेगा आपको। हाँ, शायद, शायद नहीं, पक्का ऐसा ही। तो कितने 6 मेंबर्ड रिंग है, कितने 5 मेंबर्ड रिंग है? अगर आप गिनेंगे तो 20 6 मेंबर्ड हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग है। मैथमेटिकली अगर आप चाहें, लॉजिकली तो गिन भी सकते हैं, अदरवाइज चुपचाप लर्न कर लीजिए, दिमाग को जोर कम पड़ेगा। अरे हम इतने इंटेलिजेंट हैं, गिन लीजिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के गिनेंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन कुछ सरल नहीं होगा। क्यों? साइक्लिक परम्यूटेशन ही आपको तकलीफ दे देते हैं, और यहाँ तो स्फेरिकल परम्यूटेशन हैं, तो और ज्यादा मनोरंजक हो जाएगा। और जो ऑपोजिट डिस्टेंस पर हैं, वो आपस में बॉन्ड भी नहीं बना पाएंगे, तो कंडीशंस आपको काफी टिपिकल पड़ जाएंगे। अब ज्योमेट्री से गिन लीजिए, ज्यादा आसान पड़ेगा। कैसे? आपको ये जानना होगा कि 60 कार्बन है, हर पेंटागन सिर्फ हेक्सागन से जुड़ा है, हर हेक्सागन ऑल्टरनेट हेक्सापेंटा 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 से जुड़ा है, हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। बस, अगर आपको ये पता है तो आप इसकी मदद से मैथमेटिकली निकाल सकते हैं कितने हेक्सा कितने पेंटा। विल नॉट डू इट, विल नॉट इंडल्ज इन दिस, बिकॉज फॉर केमिस्ट्री इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ, एज अ ब्रेन टीजर ये मजेदार हो सकता है। आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छी बात है। सॉरी, कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, तो चैप्टर फ्लैट होना चाहिए, हल्का सा एंगल स्ट्रेन होता है फुल रिंग, क्योंकि जो फ्लैट होना चाहिए था उसको मोड़ कर ही रिंग बनाई। स्ट्रेन आ जाने की वजह से फुल रिंग्स उतनी स्टेबल नहीं रह जाती जितनी हो सकती थी अदरवाइज, या ग्रेफाइट जितनी। इसके चलते हम क्या कहेंगे? इसके चलते हम कह सकते हैं कि सबसे अनस्टेबल फॉर्म फुल रिंग्स का है। सारे इलेक्ट्रोड्स में सबसे स्टेबल है ग्रेफाइट, उससे कम है डायमंड, और सिग्निफिकेंटली उससे भी कम है फुलरीन्स। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो आइए एक बार फिर तसल्ली से देखते हैं फुलरीन्स को। देखिए, बढ़िया फुलरीन नाच रही है। 5 और 6 मेंबर ड्रिंक्स को देखिए। ओ माय गॉड, 20 6 मेंबर ड्रिंक्स हैं इसमें। अच्छा, और 12 5 मेंबर ड्रिंक्स हैं इसमें। शानदार। ये फुलरीन है, जी हाँ। हर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। हेक्सागन के इर्द गिर्द देखिए, हेक्सा पेंटागन ऐसे बने, पेंटागन के बाजू में हेक्सागन है, हेक्सागन के बाजू में हेक्सा पेंटा, दोनों हो सकते हैं। यही मैं चाहता था कि आप नोटिस कर लें, बस। छोटे छोटे नोट्स। सबसे स्टेबल ग्रेफाइट है, जान गए, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पड़ी थी थर्मो में, वो निकाल सकते हैं, जी हाँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज 0, और कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट है ग्रेफाइट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट 0 है, और डायमंड्स और फुलरीन्स लेस स्टेबल है। तो मोर स्टेबल ग्रेफाइट से लेस स्टेबल डायमंड या फुलरीन्स बनेंगे, तो आप कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड और फुलरीन दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। जी हाँ, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, अच्छी बात है। कार्बन के दूसरे फॉर्म्स भी हैं जिनको एमॉर्फस कहा जाता है, या अशुद्ध भी होते हैं। एक कार्बन ब्लैक, एक कोक, और एक चारकोल। बड़ा मजेदार है। कौन कौन है, क्या क्या है? कार्बन ब्लैक कैसे मिलता है? लैंप ब्लैक जैसे कह देते हैं। हाइड्रोकार्बन जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, कुछ पे जलाओ, जो उसमें धुआं निकलता है, कालिख निकलती है, उसको इकट्ठा कर लो, चिमनी में जो जम जाता है, और लोग कहते हैं कि ये कार्बन ब्लैक है। काजल टाइप, हाँ, काजल या कालिक ज्यादा अच्छा हो, काजल थोड़ी इज्जतदार चीज होती है, ये कालिक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चारकोल की और कोक की। कैसे मिलते हैं चारकोल या कोक? आप लकड़ी को गर्म करिए, ठीक है, और कोयले को गर्म करिए तो कोक मिल जाएगा, लकड़ी को गर्म करिए तो चारकोल मिल जाएगा। अच्छा, और गर्म कर, इतना गर्म मत करिए कि उसमें आग लग जाए, बस वो जलकर लकड़ी काली पड़ जाए। तो काली पड़ी हुई लकड़ी चार्ड वुड है चारकोल। हाँ जी। और जो कोयला आपने धरती से निकाला है,
उसको आप थोड़ा सा गर्म करिए ताकि उसमें हल्का हल्का धुआं सा निकलने लग जाए या मॉइस्चर वगैरह हट जाए, तब जो बन जाता है थोड़ा एक्टिवेटेड जो कोयला होता है उसको लोग बोल देते हैं कोक। हीटिंग टू हाई टेम्परेचर्स इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस मतलब एक्टिव सप्लाई नो एयर की, वो आग ना लग जाए और गर्म खूब कर दे तो कोल सॉरी लकड़ी से चारकोल और कोयले से कोक बन जाता है। अच्छी बात है। अब यूजेस की बात हो जाए, कार्बन यूज कहाँ होता है, कहाँ नहीं कार्बन यूज होता है? हर जगह यूज होता है कार्बन। सिर्फ कार्बन में देखें, डायमंड्स की तो ज्वेलरी बनती है, हम जान चुके हैं। एक्टिवेटेड चारकोल का बड़ा फैशन है आजकल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? चारकोल ले लीजिए, उसे हल्का सा आग पे रख दीजिए, गर्म कर दीजिए, वो एक्टिवेट हो जाता है, बस इतना ही। अच्छा, एक्टिवेटेड चारकोल के मास्क बनाते हैं लोग। अच्छा, तो मास्क को आग में सेक सेक के लगाते हैं मुंह पे? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने एक्टिवेट किया था उस चारकोल का पाउडर करके, पाउडरिंग से भी एक्टिवेशन आ जाता है, और उसको एक मास्क में भर लेते हैं, मुंह पे लगाते हैं। तो जब सांस ले रहे हैं तो गैसेस अगर उसके संपर्क में आती हैं तो एक्टिवेटेड चारकोल बहुत सारी गैसेस को एडजॉर्ब कर लेता है, अपने ऊपर चिपका लेता है। हवा को O2 और N2 को ज्यादा नहीं करता, उतना नहीं करता। तो अगर जहरीली गैसें हैं हवा में तो वो कोक पर चिपक जाएंगी, चारकोल पर चिपक जाएंगी और आपकी नाक तक कम पहुंचेंगी। तो अगेन सांस लेने में, सांस तो इंसान लेगा ही जिएगा, तो जहरीली गैसों से वो बच सकता है ये सब करके। ठीक है। ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है? बहुत यूज होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में लिखने में काम में आता है। उसकी रॉड्स इलेक्ट्रोड्स का काम करती है। सबसे सस्ते और बड़े इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट के ही होते हैं। बैटरीज बनाते हैं उससे। ड्राई सेल को फोड़ के देखिए ग्रेफाइट निकलेगा उसमें। इलेक्ट्रोलिसिस जो इंडस्ट्री करते हैं उसमें ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोक फ्यूल के तौर पर यूज होता है, मेटलर्जी में खूब यूज होता है एज अ पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कुछ मोटे मोटे यूजेस है कार्बन के। बाकी कार्बन तो आ ही जाता है यूज में, खूब यूज आता है, बहुत लाखों जगह यूज आता है। ठीक है, डन डन। एक क्वेश्चन करेंगे जी अब तो, बोलिए। कंसिडर अ प्रोटोटिपिकल फुलरीन C16। ठीक है, मान लीजिए ए है नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग्स, बी है नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग्स और सी है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन C16। तो ये कितना होगा, देखते हैं। अब आप देखिए, अगर 5 मेंबर रिंग से ए, 5 मेंबर रिंग तो थे 12, 6 मेंबर रिंग थे 20। पाई बॉन्ड्स कितने हैं? अरे 2 एटम से बन जाता है पाई बॉन्ड। हाँ जी, 60 है तो 30। अच्छा, तो 3A, 12 3 36 माइनस 2B 40 प्लस C 30, आ गया 26। तो ये कितना है? द आंसर इज 26। एक बार जब कार्बन के इलेक्ट्रोड्स पता लग गए हैं तो अब आइए बात करते हैं कार्बन के ऑक्साइड्स की। वाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ, इस तरह के ऑक्साइड्स की। सबसे पहले जहरीली, खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली ट्रिपल बॉन्ड की धारणी, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कैसे बनती है? ये बनती है कार्बन के डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से। कोयले हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में से गर्म कर दीजिए, 750 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा, मजा आ जाएगा, मस्त सीओ बनेगा। कम में भी बन जाएगी लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो गारंटीड बन जाएगी। ये एक तरीका है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का। और तरीका है, और भी तरीके हैं। एक दूसरा तरीका बता देता हूं मैं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीजिए और कोयले लीजिए और खूब गर्म करिए। खूब गर्म करेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और उससे सीओ बन जाएगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर 750 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और CO2 कार्बन से रिड्यूस होकर सीओ बनती जाएगी। एक दूसरा तरीका हो सकता है सीओ बनाने का। अल्ट्रा प्योर सीओ बनानी है, जरा सी पर एकदम प्योर बना दो, क्या करें हम? फॉर्मिक एसिड लीजिए और डिहाइड्रेट कर लीजिए। HCOOH लिक्विड लिया है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कुछ मिलाया और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लिया। सिर्फ सीओ निकलेगी और पानी जो नोच के निकाला जाएगा वो सारा का सारा पी जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक बेहतरीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। सीओ इस तरह से बनती है। ठीक है, ये देखिए, HCOOH प्लस काउंट H2SO4 को मिलाया, गर्म किया, सीओ निकल आई। कैसे पता चल रहा है? आपने पाइप के अगले सिरे पे आग लगा दी, जला रहे हैं उसे, जल रही है, ब्लूइश फ्लेम के साथ नीले रंग की ज्वालाओं से जल रही है।
ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऐसा अगर ऑक्सैलिक एसिड को डिहाइड्रेट करें कर सकते हैं, पर उसमें प्रॉब्लम है, आपको CO भी मिलेगी और CO2 भी। इसके पहले क्या किया था, HCOOH, इसमें से H2O निकालो, H2O निकालो तो मिलती है CO प्लस H2, ये था। अब यहाँ पे दिस प्लस H2 ऐसा था जो यहाँ हटा लिया। तो अगर ऑक्सैलिक एसिड है, ज्यादा इजीली मिल जाता है, सस्ता भी पड़ता है, और उसमें CO CO2 दोनों बनेंगे साथ में, आपको स्वीकार है तो ले लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। स्टीम को हॉट कोक से गुजारिए। अच्छा, ये तो वाटर गैस बना देते, जी हाँ। लाल तपे हुए कोयलों के ऊपर से स्टीम गुजारेंगे तो रिएक्ट कर जाएगी, बनाएगी CO और साथ में H2 भी मिलेगी, और हाँ CO तो बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। स्वागत है आपका। ठीक है, अगर एयर यूज करेंगे स्टीम की बजाय तो क्या होगा? हाँ देखिए, अगर लाल तपे हुए कोयलों पे से हवा गुजारेगी, टेम्परेचर हाई है, तो कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज टू CO, और नाइट्रोजन तो कूड़े की तरह पड़ी है, पड़ी रहेगी, हमें प्रोड्यूसर गैस मिल जाएगी। ऐसी गैस जिसमें रिएक्टिव खाली CO है, पर हाँ N2 है तो सही, सो कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, फाइन। यूजेस क्या है इनके? वाटर गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, ये बहुत ही पॉपुलर इंडस्ट्रियल फ्यूल्स है। इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर जलाने में काम में आते हैं, क्योंकि साफ सुथरे क्लीन फ्यूल्स है। ठीक है, इंडस्ट्रियल फ्यूल में कैसे काम आती है? अरे CO जल जाती है ना, CO को आप आग लगा दीजिए, CO जलेगी, क्या बनाएगी? CO2, हीट निकलेगी। और वाटर गैस में तो हाइड्रोजन थी, वो भी जलेगी, मस्त हीट निकलेगी। इन जनरल दे कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट, यस दे कैन, ऑफ कोर्स दे कैन। प्रॉपर्टीज क्या है CO की? बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, पानी में रत्ती भर भी नहीं घुलती, और कोई स्मेल नहीं होती इसकी। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं होता इसका। वो एक बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट अवश्य है, दूसरों को रिड्यूस करती है क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है। और उसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण CO का बड़ा भारी यूज होता है आयरन और दूसरे मेटल्स की मेटलर्जी। वाओ, जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन। सबसे बड़ी मेटलर्जी आज की तारीख में दुनिया में आयरन की है। लोहा खूब चाहिए होता है, और लोहे को अगर आपको बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन होता है आयरन ऑक्साइड का। Fe2O3 पहले रिड्यूस करके देता है FeO और CO2, FeO फर्दर रिड्यूस करके देता है आयरन, और खूब सारी CO2 निकल जाती है। ठीक है, आयरन के ही बंधु है कोबाल्ट और निकल, वो भी ऐसी रिएक्शन करेंगे। निकल का ऑक्साइड है, CO डाल देंगे तो निकल बना देगा, CO छोड़ देगा। कोबाल्ट लिखा नहीं है वो होता तो वो भी यही करता, क्यों? तो आसपास ही एक जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए। ठीक, स्ट्रक्चर कैसा है CO का? बनाया था, एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। फॉर्मल चार्ज यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ऑक्टेट पूरे हैं, जी हाँ ऑक्टेट पूरे हैं। बॉन्ड कैसा है? बहुत शक्तिशाली, लगभग 1045 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, which is stronger than even N triple bond N. This is one of the strongest covalent bonds in nature. अच्छा, बढ़िया है, यस बिल्कुल। लोन पेयर है, जी हाँ, तो लोन पेयर कार्बन पर भी है और ऑक्सीजन पर भी। तो ये लोन पेयर डोनेट करती है, ये काम कर सकती है लुईस बेस का। मेटल कार्बोनाइल्स करके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसमें डी ब्लॉक मेटल्स को CO लोन पेयर डोनेट कर रही है, ऐसे कई कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लुईस बेस का काम कर सकते हैं। अच्छी बात है। जहरीली होती है, जी हाँ, क्यों? अगर सांस के साथ CO आप अंदर ले लेते हैं अपने, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है, और बहुत ही स्टेबल बॉन्ड्स बनाती है हीमोग्लोबिन के साथ। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे हीमोग्लोबिन में अब ऑक्सीजन चिपक नहीं सकती, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, और जब ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन, तो वो किसी काम का नहीं। हाँ जी, सेल्यूलर लेवल पर दम घुटने से आदमी की मौत हो जाती है। तो बहुत डेंजरस है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, तो इसने ऑक्सीजन डेफिशिएंसी प्रोड्यूस कर दिया। आप सांस ले रहे हैं, सब कुछ है, सांस फेफड़ों में भी जा रही है, खून का स्पर्श कर रही है, पर खून ऑक्सीजन नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले ही ले चुका है। तो बस दम घुटने के लिए तक काफी है। दैट्स इट, मोस्ट डेंजरस। ये देखिए, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम बढ़िया बॉन्ड बनाती है हीमोग्लोबिन से, चिपक जाती है तो छोड़ती ही नहीं। तो ना वो O2 लाने ले जाने का, ना वो CO2 लाने ले जाने का, रिजल्ट्स इन क्वाइट क्विक डेथ, albeit a very painful one. रिएक्शंस भी कराती होगी जरूर। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, आप उसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए। जैसे कोई हेलोजन ले आइए, क्लोरीन, लाइट वाइट चमकाइए, आप पाएंगे कि CO और Cl2 रिएक्ट करके बनाते हैं बहुत ही जहरीली गैस, फॉस्जीन, मोस्ट डेंजरस फॉस्जीन। अच्छा, ठीक है, चलो। और CO कहीं जनरली निकलती है? खटारा गाड़ियां जो चल रही हैं, जिनके इंजन अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वो हवा में CO छोड़ती है। तो डेंजरस गैस है, बहुत डेंजरस गैस है। तो जो पोल्यूशन चेक वाले होते हैं उसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे? CO को अगर I2O5 के साथ संपर्क में लाया जाए तो CO क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज होती है CO2 में, मतलब सारी की सारी हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता, आयोडीन लिबरेट हो जाती है। ये रिएक्शन, जी हाँ, आयोडीन को आप हाइपो से टाइट्रेट कर लो। तो जो भी, जिस भी गैस सैंपल में आपको शक है CO है, उसको संपर्क मिलाओ I2O5 के साथ, जितना रिएक्शन है करा लो, आयोडीन निकलेगी, बहुत अच्छी बात है। उसको टाइट्रेट कर लो किसके साथ? हाइपो के साथ, पता लग जाएगा आयोडीन कितनी है, तो वहां से पता लग जाएगा CO कितनी थी। ये बड़ा स्टैंडर्ड मेथड है कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी को एस्टिमेट करने का, कि किसी भी पदार्थ में कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है। माय गॉड, इतनी सारी बातें करी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की। जी हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्साइड यही है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सारी प्रॉपर्टीज आपने लर्न करनी है अच्छे से। अच्छा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अगली बात, अगली बार मिलेंगे फिर बातें करेंगे किसी कार्बन डाइऑक्साइड की। थोड़ा बहुत ही बचा है, कौन सा, अब कार्बन फैमिली का सामान। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार हम इसको विदा कह देंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ, इसी आनंद के साथ पढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से थ्योरी लर्न करिए, क्योंकि थ्योरी लर्न करना ही सुप्रीम है इस चैप्टर में। फिर मिलते हैं अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी। नमस्कार।